चलो समझो इस चीज को। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एक कलम या कंघी ले लेते हैं और लेने के बाद उसको ऐसे अपने बालों में रगड़ के और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को जब ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है? सट जाता है। छोटे छोटे टुकड़े अगर ले ले और कंघी से अपने बालों में रगड़ के और अपने यहाँ पे रख के करेंगे तो क्या करेगा? उसको आकर्षित कर लेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होता है कि यह जो कंघी या जो कलम होता है वह आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अगर आप बिना रगड़े कीजिएगा तो नहीं सटेगा। आप करके देख सकते हैं, एक बार बिना रगड़े करके देखिए और कलम लेके एक बार रगड़ के देखिए तो सट जाएगा। ट्राई करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, हो रहा है। एक बार बिना रगड़े, एक बार नहीं रगड़ना है और एक बार रगड़ के देखना है। तो दोनों में पता चलेगा कि जब नहीं रगड़ के आप कागज को ऐसे करने का प्रयास करेंगे तो वह कभी नहीं सटेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने बालों में ऐसे करके करेंगे तो वह आके चिपक जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे घर्षण शांत रहो, जैसे ही यहाँ पे घर्षण होता है तो यह जो कलम है यह क्या हो जा रहा है? आवेशित हो जा रहा है। और आवेशित हो जा रहा है तो यह दूसरे वस्तु को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्या है। तो विद्युत यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ का वह आकर्षण गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षण करने का गुण, आकर्षित करने का गुण रखता है। उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो देखो, किसी पदार्थ का वैसा गुण, किसी पदार्थ का वैसा गुण, जैसे अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पे कंघी को रगड़े और उठाए तो उसको क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। तो आकर्षित कर लिया तो वह इसके अंदर एक ऐसा गुण आ गया, आया ना गुण। तो वही किसी पदार्थ का वह आकर्षण गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत। अब मेन सवाल उठता है यहाँ पे आवेश पर। विद्युत आवेश पर मेन क्वेश्चन होता है कि विद्युत आवेश क्या है। तो आवेश के बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं। धन आवेश, ऋण आवेश। यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश, हेडिंग डाल लो तो, विद्युत आवेश, हेडिंग डालो। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इसको भी इसके भांति ही हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि यह और यह दोनों मिलता जुलता चीज है। देखो, कहने का मतलब है इसको भी हम बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं आवेश के बारे में। जैसे आप लोगों को तो पता है कि आवेश या तो धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे जैसे देखो, यह जैसे कोई यह छोटा सा एक, मान लो कि यह रॉड है, लोहा का यह क्या है? रॉड है। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि जो कोई पदार्थ होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यह बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बना होता है ना। बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से यह मिलकर बना है। और आगे चल के इस बात को क्या किया गया? असत्य साबित किया गया। असत्य साबित कैसे किया गया? तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़कर बोला गया कि परमाणु से भी छोटा कण होता है जो परमाणु में विद्यमान रहता है, परमाणु में रहता है। अब बात करते हैं कि परमाणु, जैसे मान लो कि यह परमाणु है, यह परमाणु का नाभिक है, ऐसे होता है ना परमाणु। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह कहाँ पे होता है?
न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब सवाल उठता है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि इस पे कौन आवेश होता है, इस पे क्या होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, कौन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन को, बताओ। इस पे ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। देखो खूब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब चीज आपने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पर पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, लेकिन -1.6 होता है। क्या होता है, -1.6। और सेम प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस होता है। इसमें क्या होता है, प्लस। इसमें 1.6, इसमें +1.6। समझ में आ रहा है। और इस पे कोई आवेश नहीं होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, कोई आवेश नहीं होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन। अब आपसे कोई प्रश्न कर दे कि बताइए क्या कोई परमाणु हो, जैसे सोडियम परमाणु ले लो, क्लोरीन परमाणु ले लो, कोई भी जो परमाणु होगा क्या होगा। तो आपको पता है कि जो परमाणु, जैसे सोडियम का बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और ये परमाणु संख्या आप लोगों को पता है कि जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी भी परमाणु संख्या, किसी भी परमाणु में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या और परमाणु संख्या तीनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना P उतना ही, जैसे P प्रोटॉन, इसमें कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। और एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। तो क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे 23 में से अगर हम 11 घटा दे तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन पर तो हम लोग जानते हैं इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका बात हम लोग को विशेष यहाँ पे समझ रहे हैं, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। मान लो प्रोटॉन पे 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इस पर कौन चार्ज, प्रोटॉन पर धन। अब ना बताया प्रोटॉन पे धन आवेश, तो प्रोटॉन पर धन आवेश और इस पे, अब देखो जितना इस पे धन आवेश होगा उतना ही इस पे ऋण आवेश होगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश मिलके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्योंकि बराबर संख्या में धन आवेश है और बराबर संख्या में क्या है, ऋण आवेश है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, उदासीन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है तो उस पे कोई आवेश नहीं होता है। अब आप लोगों का सवाल उठेगा कि आप बोल रहे हैं कि सोडियम परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, तो हम लोगों को देखने को मिला है Na+। आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिला है Na+। तो आपका सवाल हो सकता है कि बताइए कि Na+ कहाँ से आया, इसमें तो प्लस आवेश दिखाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि जो सोडियम परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे क्लोरीन परमाणु, तो डायरेक्ट बोलेंगे उस पे कोई उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन कहीं पूछ दिया Cl-, तो ये तो ऋण आवेश हो गया ना। तो अब इस चीज को समझते हैं कि यह क्लोरीन परमाणु, और यह क्लोरीन परमाणु नहीं रहा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे, यह तो सोडियम परमाणु है, लेकिन जैसे यहाँ पे प्लस लग गया तो यह क्या हो जाता है,
सोडियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम आयन बन जाता है। और जैसे ही क्लोरीन पर माइनस लगता है क्लोरीन आयन बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे प्लस कैसे आया, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पढ़े हैं ना? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को सिखाया गया होगा। तो वहां पे जैसे कोई एक, इसको मिटा दे, चल देखो, आप लोगों को बताया गया होगा कि कोई भी यहाँ पे एक परमाणु की संरचना को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे परमाणु में सबसे पहले नाभिक होता है, पता है आप लोगों को। और नाभिक के बाहर जो होता है इसको कक्षा कहते हैं, होता है ना ऐसे। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये बाहरी कक्षा है। तो आप लोग एक पढ़े होंगे 2n² का नियम, पढ़े होंगे 2n² का नियम। यह नियम से हम लोग पता करते हैं कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में तीसरी। तो मान लो कि यह पहला कक्षा है n बराबर 1, यह दूसरा कक्षा है n बराबर 2, यह तीसरा कक्षा है n बराबर 3। इसके आगे बढ़ेंगे तो n बराबर 4। तो अगर हम पहली कक्षा को देखेंगे तो यहाँ n की जगह पर क्या लिख देंगे? 2n² है। तो यहाँ पे हम पहली कक्षा का बात कर रहे हैं n बराबर 1 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 यानी कितना? पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। वैसे ही अगर दूसरी कक्षा का बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 8। अब देखो, और आपको पता है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अस्थाई होना चाहता है, और उसको अस्थाई रहने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। अगर उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थाई है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह अस्थाई नहीं है। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे नियॉन का, परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। तो इसका अगर हम लिखे तो 2, 8, 10। देखो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 8। तो यह अस्थाई है। यह एनोट गैस के नाम से भी जाना जाता है, अक्रिय गैस में आता है। यह अस्थाई है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर यह सोडियम चाहेगा कि मेरे पास, अब बताओ, इसको अस्थाई होने के लिए या तो इसको 7 को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब में इसके बाद तुम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो या तो 7 को ले या क्या करेगी वो किसी को दे दे। तो बताओ इसको लेना आसान रहेगा कि देना आसान रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देना आसान रहेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा? त्याग देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो प्लस चार्ज आता है। क्या आता है? प्लस। और जब ग्रहण किया जाता है तो माइनस आता है। अगर यह ग्रहण करता तो क्या आता? माइनस आता। और जब त्यागेगा तो क्या आएगा? प्लस। इसीलिए जब यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह क्या बन जाता है? Na+। क्या बन जाता है? Na+ बन जाता है। हालांकि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यह बन गया Na+। अब यहाँ पे अब 2, 8 हो गया। एगो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा का था उसको ही त्याग दिया, तो अब यह अस्थाई बन गया। अब यहाँ पे सवाल उठा, प्लस लग गया, तो अब प्लस निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ किए हम लोग नहीं किए हैं। तो प्रोटॉन तो 11 होगा ना? प्रोटॉन 11 होगा। और इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? एक दूसरे को दे दिया, त्याग कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो बताओ, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्लस के। तो प्लस का ज्यादा है तो इस पे कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। सेम इसी भांति अगर हम क्लोरीन का देखें तो उस पे माइनस चार्ज आएगा। और यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है?
कितना होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या? 17 होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और संकेत CH, परमाणु संख्या 17। इसको हम लिखेंगे 2 8 2 8 10 हो गया और 10 7 17, 10 7 17। यह इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो यह अस्थाई नहीं है। यह चाहेगा कि अस्थाई हो, तो अस्थाई होने के लिए इसको 1 लेना पड़ेगा और नहीं तो 7 को लेना पड़ेगा। तो 1 लेना इसके पास आसान है, तो यह किसी से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यह ले लेगा अपने पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा? 8 वो हो जाएगा और अस्थाई बन जाएगा। तो अभी आपको बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन चार्ज आएगा? माइनस। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कौन चार्ज आएगा? प्लस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या किया है? ग्रहण किया है। तो क्लोरीन पे कौन चार्ज आ गया? माइनस आ गया। अब देखो 2 को अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 को माइनस आएगा। जहाँ 3 को अगर 2 को इलेक्ट्रॉन लिया रहता है यहाँ पे 6 रहता, और 2 को इलेक्ट्रॉन लिया रहता तो -2, 2 को माइनस लग जाता। तो वही चीज है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या। क्लोरीन में 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 17 को तो पहले से था और 1 बढ़ गया तो कई हो गया? 18। बताओ किसकी? ये तो माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो माइनस वाला का संख्या क्या है? ज्यादा है और प्लस वाला कम है, इसलिए इस पे कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। बात समझ में आया? तो हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस पे ऋण आवेश, किस पे धन आवेश। एक बार बोलेंगे आप लोग, बताइए। सोडियम परमाणु कौन आवेश? उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। प्रोटॉन पे धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आ गया? इतना क्लियर। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, उसके बाद ये जो होता है इसके एक और चीज यहाँ पे समझ जाओ कि चाहे कॉलेज पढ़ेंगे इसको, अब उसमें टॉप जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो कूलम्ब का नियम कल समझेंगे और कल ही बताएंगे कि समान जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी प्लस प्लस अगर होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसको इधर भगाएगा या इसको इधर भगाएगा। जैसे मान लो तुम लोग चुंबक लिया है और चुंबक लेके एक चुंबक से दूसरे चुंबक को ढकेलते हैं ना, और जैसे ही उसको उल्टा कर देंगे तुरंत चिपक जाएगा ना। तो अगर यह प्लस हो और यह माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब सेम सेम रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो याद रहेगा, सेम सेम रहेगा तो एक दूसरे को सेम सेम रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। और अलग अलग रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो बस आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़ेंगे।